Hello my dear student, my name is Vikas Kumar and I am the faculty of chemistry in affinity classes. आज आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा मिनी स्टैटिक टेस्ट 1 और उसी का वीडियो सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है वो भी सॉल्यूशन को देखो, जिन लोगों ने नहीं किया है टेंशन लेने का नहीं है। सीखो कि क्यों आपसे नहीं हुआ और कैसे क्वेश्चन को करना है, वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और जिन्होंने किया है उनके लिए तो और भी सही है कि आप वो देखो कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चन को किया है और यहाँ पर हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कौन सा ज़्यादा इजी वे है क्वेश्चन करने का, और नेक्स्ट टाइम से वही तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K। तो बोला है बताओ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात कि केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपका नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसके रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, ग्राफ है, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन करने का तरीका है, वो सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अगर करें तो 99% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो पता नहीं, ये आप लोगों को पता होगा कि 99% रिएक्शन खत्म होने में जो टाइम लगता है वो होता है 6.66 इंटू टी हाफ। ठीक है कि नहीं? तो आप सबसे पहले टी हाफ निकाल लो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है ln2/k, जिसको आप 0.693 ln2 का वैल्यू डिवाइडेड बाई k भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू पुट कर दो, 6.66 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई k। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.6 डिवाइडेड बाई k, यही आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आसान तब होगा जब आपको ये पता होगा। अगर ये आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 करें। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O एट लो प्रेशर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो याद रखिएगा डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही अगर यहां पर हाई प्रेशर होता तो हमारा आंसर होता जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 1। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, आपको K का वैल्यू दे दिया है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टू रिड्यूस फ्रॉम 10 ग्राम, 40 ग्राम से 10 ग्राम आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका टी हाफ निकाल लो। तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है ln2/k, मतलब 0.693 डिवाइडेड बाई k। 0.693 k का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 2.303 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 301 सेकेंड। तो टी हाफ आया 301 सेकेंड। अब देखो इस क्वेश्चन में हम कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाकर सॉल्व नहीं कर रहे, आपको बड़ा ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इनिशियल आपके पास कितना ग्राम था? 40 ग्राम। ठीक है, टी हाफ का मतलब आप जानते ही हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ मतलब आधा। टी हाफ के बाद ये रिएक्शन कितना बचेगा? 20 ग्राम बचेगा। 40 ग्राम था, अब कितना बचा? 20 ग्राम बचा। आधा रिएक्शन, आधा खत्म हो गया, हाफ बचा है। अगले टी हाफ में अब कितना खत्म होगा? तो जितना बचा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में इसका 50% खत्म हुआ, नेक्स्ट टी हाफ में इसका 50% खत्म होगा, नेक्स्ट टी हाफ में जो बचा है उसका टी हाफ खत्म होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहले टी हाफ में 40 से 20 हुआ, नेक्स्ट टी हाफ में 20 से कितना ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो 40 ग्राम से 10 ग्राम जाने में कितना टाइम लगा? 1 टी हाफ एंड 2 टी हाफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम आपका कितना लगा? टाइम आपका लगा 40 ग्राम से 10 ग्राम जाने में 2 टी हाफ।
अब 2t½ लगा है और t½ आपको पता है कितना है 301, आपका आंसर कितना होगा 602 सेकेंड। कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, वेरी वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, विच प्लॉट ऑफ lnk वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन सबसे पहले आप लिखिए, आर्हेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस EA/RT। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है lnk और 1/t का, दोनों साइड में ln ले लीजिए, इधर हो गया lnk, इधर हो गया lnA, इधर हो गया माइनस EA/R इंटू 1/t, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो कि y एक्सिस पर आपका lnk है, x एक्सिस पर आपका 1/t है, तो इसको आप लिख दो y, इसको आप लिख दो x, ये हो गया आपका m, ये आपका हो गया c। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होगा जिसमें m का वैल्यू है माइनस EA/R, मतलब स्लोप आपका क्या होगा निगेटिव। आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, निगेटिव स्लोप के साथ। ऐसा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, lnA, और स्लोप आपका क्या हो जाएगा माइनस EA/R। ये ग्राफ किसका बनाया है हम लोगों ने, lnk और 1/t का ग्राफ बनाया है। आप देख लो ऐसा ग्राफ कहाँ दिख रहा है आपको, lnk 1/t का ग्राफ ये है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेट कांस्टेंट K1 K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन। आपको 2 डिफरेंट रिएक्शन का K1 K2 का वैल्यू दे दिया गया है। बोला है टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, कौन से टेम्परेचर पर K1 और K2 इक्वल होगा। तो क्या ही है, आपके क्वेश्चन में बोला है K1 और K2 को क्या करना है, इक्वल करना है माय डियर। तो K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू है ये 10 टू दी पावर 16 इंटू ई का पावर माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। K2 का वैल्यू है 10 टू दी पावर 15 इंटू ई का पावर माइनस 1000 बाई टी। सही है कि नहीं, 10 टू दी पावर 15 इधर कर दो, इधर आ गया 10 इंटू ई का पावर माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी, इधर आ गया ई का पावर माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। दोनों साइड में ln ले लीजिए, ln ले लेंगे तो इधर हो गया ln 10 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी, इधर हो गया माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2.303 log 10, है ना। log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इसको ऐसा ही छोड़ दिए। ये आपका हो गया माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना। तो आपका 2.303 इज इक्वल टू हो गया है माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी, उसको इधर कर दो प्लस 2000 डिवाइडेड बाई टी। तो भैया यहाँ से आपका आया 1000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2.303। तो t का वैल्यू आया है आपका 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 केल्विन। आप देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। जो क्वेश्चन में बोला है बस वही किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर द एक्सप्रेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज। आपको पता ही है रेट लिखने का तरीका क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। रिएक्टेंट का रेट लिखने के लिए माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस dN2 डिवाइडेड बाई dt, इधर लिखेंगे माइनस 1/3 dH2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3 डिवाइडेड बाई dt। जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे कर दिए, रिएक्टेंट था इसीलिए माइनस, यहाँ N2 में माइनस आया, H2 में माइनस आया, प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या आया, प्लस। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, माइनस dN2 बाई dt माइनस 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 56 का ऑप्शन नंबर 2
मेरे को करेक्ट लग रहा है और यही करेक्ट होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है N2 गैस इज अवेलेबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर। N2 का पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। आप ये क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दे दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है 0.987। क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर N2 का 0.987 बार ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, और बोला है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज दिस। मतलब आपको हेनरीज कांस्टेंट KH दे दिया है N2 का, ये दे दिया है 76.48 किलो बार, राइट। इस किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद अगर हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। हेनरीज लॉ में क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, मतलब सॉलिबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। बोलो हाँ या ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमें देके रखा है 0.987, राइट। KH ऑफ N2 देके रखा है हमें, KH ऑफ N2 देके रखा है 76, ये किलो बार है, इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे तो 76480, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आपका हो गया ये हेनरीज कांस्टेंट ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 सबसे पहले यहाँ से निकालो, 0.987 डिवाइडेड बाई 76480। ये वाला वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 देके रखा है, हेनरीज कांस्टेंट N2 का देके रखा है, हमने हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लगाया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लिया। एक्स्ट्रा पेज कहाँ से आएगा, ये तो हम लोग उसी क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया था 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 जो है वो हम लोगों ने स्मॉल n मान लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मिली मोल ऑफ N2, चलिए वो निकाल लेंगे हम लोग। और हमसे ये भी पूछा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा है, आपको बोला है 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर का मास कितना होगा, तो आपको पता है 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml वाटर, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml वाटर का मास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 1 लीटर वाटर में कितना मोल ऑफ वाटर है, अगर ये पता लगाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर वाटर। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मास 1 लीटर का हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 55.56। ठीक है, तो टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल आपका हो गया 55.56 प्लस ये आपका N2 का नंबर ऑफ मोल। आपको पता है अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालने जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, यह है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 हमें निकालना है, और सॉरी ये टोटल नंबर ऑफ मोल आपका कितना हो गया 55.56। सही है,
अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 जो आपका आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आपका आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ मोल, और अगर मिली मोल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 0.7 मोल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है। आपको दिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, आपको हेनरी कांस्टेंट दिया था, यहाँ से हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया N2 का। एक बार मोल फ्रैक्शन N2 का निकाला तो हम लोगों ने मान लिया कि N2 का नंबर ऑफ मोल कितना है N, और 1 लीटर पानी दिया है, 1 लीटर पानी का मास हो गया 1000 ग्राम, उसको 18 से डिवाइड कर दिए, वाटर का नंबर ऑफ मोल निकल गया, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकाले जो कि मोल में आया। फिर यहाँ से उसको हम लोगों ने, सॉरी ये मिली मोल हो जाएगा, ये हो गया मिली मोल। ओके, यही होगा हमारा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0.7, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपको रेट कांस्टेंट दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, और आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्चुअली ये पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है KF/KB। सिंपल फॉर्मूला, KF आपको पता है, KB आपको पता है, तो आप पुट कर दो 1.1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा 7.33। योर करेक्ट आंसर इज 4। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt क्या होगा। तो क्या है, आप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लो। तो क्या लिखोगे, -1/3 dA/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt। आपसे पूछा है dB/dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस dB/dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 को इधर कर दो, -2.3 dA/dt। वेरी वेरी सिंपल, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2। मतलब सेकंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मिनट का तो बात ही छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है, उस मिक्सचर ऑफ गैस में मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20%, नाइट्रोजन का परसेंटेज है 79%, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया है। वाटर है इक्विलिब्रियम विथ एयर और उसका प्रेशर कितना है 10 atm। अगर इक्विलिब्रियम पर है वाटर और एयर तो इस प्रेशर को ही हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का 298 केल्विन पर, आपको ये वैल्यू दे दिया गया है। और पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप उसको ध्यान रखो और क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है N2 का, परसेंटेज दे दिया है दोनों ही गैस का, राइट। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट। अगर यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालने का कोशिश करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को PT लिख देते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो भैया N2 आपका कितना परसेंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 20 और नाइट्रोजन है कितना 79। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20/100, ठीक है कि नहीं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है आपका 79%, ऑक्सीजन है 79%, तो यहाँ पर ये 79 आ जाएगा। 79/100 इंटू टोटल प्रेशर आपका यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है वो हो गया कितना 10। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 7.9 atm
और इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो 7.9 को 760 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला वैल्यू आपका किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। इसको ऐसा ही रखते हैं, बाद में एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है, O2 है 20%, तो 20/100 इंटू 10, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2 ATM। mm में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 760 mm, ये आ गया mm में। चलिए हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ, ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाल लिया, हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी निकाल लिया है। नेक्स्ट पेज में हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करने का है। तो हमें ये पता है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, सही है। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, सही है कि नहीं। हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछा है तो हम O2 का ही काम करते हैं, N2 का करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 2 इंटू 760, 2 इंटू 760, तो पार्शियल 2 इंटू 760। KHO2 का आपके क्वेश्चन में गिवन है, KHO2 का कितना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आप निकाल लोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 4.6 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। अगर आपसे N2 का पूछता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, KH आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, जैसे O2 का निकाले हैं वैसे ही N2 का निकाल लेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन में ये डाटा दे दिया गया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो रिलेशन बिटवीन K1, K2, K3, देखो वैसे तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, वैसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, लेकिन अगर प्रोसेस से करने जाएं तो चलो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, -dN2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, तो 2 DO2 बाई dt, ऐसा लिखे। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप पुट कर दो, तो -dN2O5 डिवाइड बाई dt के जगह पे क्या दिया है, ये दिया है K1 N2O5, चलिए लिख दिए। dNO2 बाई dt के जगह पर ये दिया है, तो चलो लिख दिए K2 N2O5 बाई 2, सही है। और DO2 बाई dt के जगह पे ये दिया है, तो वो भी लिख दिए 2 इंटू K3 N2O5। अब हर जगह से N2O5 उड़ गया, क्या है आपका इक्वेशन, क्या है आंसर, K1 इज इक्वल टू K2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 K3। तो एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3, 2K1 K2 4K3, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लिक्विड A इज कंसिडरेबली लार्जर देन लिक्विड B। A में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो बोल रहा है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर फॉर लिक्विड A। अगर लिक्विड A में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो A में वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन का चैप्टर है, तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें या सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप अपने दिमाग में वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जरूर लाओ।
क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म ही वेपर प्रेशर है, उसी के अराउंड ये चैप्टर घूमता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में ज़्यादा है मतलब वेपर प्रेशर उसमें क्या होगा, कम होगा। तो आपको यही बोल रहा है क्वेश्चन में, बताओ विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर इन लिक्विड ए, क्या ए में ज़्यादा नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ए में क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है, इसके आगे देखने का जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन 2A + B देता है आपको C + D, कंसंट्रेशन B इज केप्ट कांस्टेंट एंड दैट A इज ट्रिपल, देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो देखो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम आपको बता रहे हैं, चेंज इन रेट। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा। चेंज इन रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका पावर ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस मतलब क्या, जिसका कंसंट्रेशन चेंज किए हो उसी का ऑर्डर लिखोगे, है ना। ए का अगर कंसंट्रेशन चेंज किए हो तो ए का ऑर्डर, बी का किए हो चेंज तो बी का ऑर्डर, राइट। तो क्वेश्चन में बोला है चेंज इन रेट क्या होगा, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बोला है द कंसंट्रेशन बी का तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ए का ट्रिपल कर दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताइए। तो बी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो बी का तो कोई रोल ही नहीं है। चेंज इन कंसंट्रेशन किसका लेंगे, ए का। तो चेंज ए के कंसंट्रेशन में कितने का चेंज हुआ है, 3, तो चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, 3, सही है। और इसके ऊपर में पावर आ जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब ए का ऑर्डर क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया गया, वैसे अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देता है, यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देता तो अपने को पता चल जाता कि ए का ऑर्डर क्या है, लेकिन नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है, सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन में क्या होता है, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर बन जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है तो ये सिंपल सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया आपका, 2, तो चेंज इन रेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 1, 63 का ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 300 केल्विन टेम्परेचर है, 5 लीटर कंटेनर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इतना, एट द सेम टेम्परेचर व्हाट विल बी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इन 10 लीटर। बोल रहा है 300 केल्विन टेम्परेचर पर एक हमारे पास 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 mm है, कितने टेम्परेचर पर, 300 केल्विन पर। अब बोल रहा है सेम टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा है, बस कंटेनर का वॉल्यूम अब 5 लीटर की जगह पर कितना कर दिया है, 10 लीटर कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि वेपर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसको 5 लीटर में कर दो, 500 लीटर में कर दो, 0.5 में कर दो, वेपर प्रेशर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम चेंज करने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300 mm। 64 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इज गिवन बाय दिस। ऑर्डर पूछा है, वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में जो पावर होता है उसको ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 13/12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। बोल रहा है अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें पता है
कि कोई भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 60 यूनिट का एनर्जी चाहिए, एटलीस्ट 60 यूनिट का एनर्जी चाहिए, तो 60 यूनिट एनर्जी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास सिर्फ 20 यूनिट का एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 60 यूनिट तो चाहिए ही कन्वर्ट होने के लिए, और उसके पास है सिर्फ 20 यूनिट का एनर्जी। तो अब 20 से 60 के लिए उसको कितना यूनिट का एनर्जी चाहिए, 40 यूनिट। तो जो डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी में और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब 20 यूनिट उसके पास था, 60 यूनिट उसको चाहिए, तो 40 यूनिट वो कहीं ना कहीं से लाएगा, और वो जो कहीं ना कहीं से लाया उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोल रहा है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल, अगर 60 यूनिट का एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए और रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 60 यूनिट का एनर्जी है, तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy। यहाँ पर आपका assertion और reason दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपको पता ही है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये ग्राफ आपको सिंपल यहाँ पे दिखा रहा है। तो 67 का होगा ऑप्शन नंबर 1। 68 यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ओबेइंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका आपको बताना है के, रेट कांस्टेंट के का यूनिट बताना है। तो आपको ये पता होगा यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या होता है, तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन और टाइम का पावर -1, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर आपको ये पता है तो किसी भी रिएक्शन का, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के का वैल्यू आप, के का यूनिट आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर बात करें, इस क्वेश्चन के लिए यूनिट ऑफ के का बात करें तो आपका ये हो गया मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन। एन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पता लगाओगे तो क्या बोला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में जो पावर है उसको ऐड कर दो, वही आपका क्या कहलाया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आ गया 3 + 2 5/3, एन का वैल्यू है 5/3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5/3 टाइम का पावर -1। तो मोल पर लीटर का पावर ये कितना हो गया, 3 - 5 -2/3 टाइम का पावर -1। तो वो आपका आंसर आ गया मोल का पावर कितना, -2/3, लीटर का पावर कितना 2/3 और टाइम का पावर कितना -1। देख लो, मोल का पावर -2/3, लीटर का पावर 2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर। अगेन जो फॉर्मूला हम आपको दिए थे वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 100 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज हुआ, 100 टाइम्स। concentration of A is increased by 10-fold, मतलब 10 times. The order of reaction with respect to A is, तो अगेन वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं, change in rate is equal to change in concentration का पावर order of
पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब जिसका ऑर्डर चेंज, जिसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ है उसी का ऑर्डर ऊपर में आएगा। तो भैया इस क्वेश्चन में और रेट ऑफ रिएक्शन कितने से चेंज हुआ है? 100 टाइम से। तो चेंज इन रेट की जगह पे क्या लिख दो? 100। एकदम सिंपल। चेंज इन कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 10 फोल्ड, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन कितने से हुआ है? 10 टाइम से। अगर ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो यहाँ पर ऑर्डर भी किसका आएगा? ए का। हम मान लेते हैं ए का ऑर्डर कितना है? पी। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 2, 10 का पावर पी, P इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। हमारा करेक्ट आंसर आया 2। कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है, कुछ नहीं लगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ये है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, बोला है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अनइफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्या बोला है? डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। रेट ऑफ रिएक्शन में NaOH का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये वाला फैक्टर भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग। हाफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, अगेन NaOH का कोई काम नहीं है, ये भी क्या हो गया? गलत। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl to 1/2, देखो बोलने का ये तीनों गलत हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अभी अभी जो हम फॉर्मूला दिए उससे भी आप कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl to 1/2, वो वाला फॉर्मूला से भी कर लो, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूशन देयर इज, देखो बोला है 1 मोलर, मोलालिटी का डेफिनेशन याद करिए, सबको मैंने बताया है काफ़ी अच्छे से। मोलालिटी में क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलालिटी 1 मोलर है, मतलब हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो बोल रहा है 0.1 मोल कितने सॉल्वेंट में होगा? तो भैया 1 मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg में, मतलब 1000 ग्राम में। तो 0.5 मोल कितने में प्रेजेंट होगा? उसका हाफ, दैट इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज द पावर ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन पता है तो यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, हमारा आंसर आ गया। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन में रिएक्टेंट है ए एंड बी, ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट किया है, पहली बार ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 एंड 0.3 लिया है। जब ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 एंड 0.3 था तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन ये था। अगेन दूसरी बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तीसरी बार किया, 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है अलग अलग कंसंट्रेशन लेकर ए एंड बी का। तो बोला है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो हम प्रोसेस ही करके बता देते हैं। तो आप क्या करो कि रेट ऑफ रिएक्शन का 3, यहाँ पे 3 डाटा दिया है तो 3 इक्वेशन बनाओ। रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर कितना? Q। हम लोग मान लेते हैं A का ऑर्डर है P और B का ऑर्डर है Q। तो पहली बार रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया? 5 इंटू 10⁻⁵ के। ए का कंसंट्रेशन है 0.2 का पावर P एंड 0.3 का पावर Q। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, 5 इंटू 10⁻⁵ रेट ऑफ रिएक्शन ये लिए हैं। तो ए का कंसंट्रेशन है 0.2 का पावर P एंड 0.1 का पावर Q। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन बनाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है 7.5 इंटू 10⁻⁵ के इंटू ए का कंसंट्रेशन है 0.4 पावर P एंड 0.05 का पावर Q। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो? अब आप करो कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये तो पूरा उड़ गया, इधर आ गया 1, K से K गया,
0.2 0.2 ये भी गया, इधर बचा 0.3 का पावर q। तो भैया q का वैल्यू क्या हो गया, अगर आपको इधर 1 है तो यहाँ पर 0.3 का पावर कितना करो ताकि 1 हो जाए, तो 0 करोगे। किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो q का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब आप क्या करो, क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दो, तो ये आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 5, कैसे के गया, इधर आ गया 2 का पावर p और ये आ गया 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 का पावर q। ठीक है, अब q का वैल्यू तो 0 ही है, तो q का वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया 1.5 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना, p। अब p का वैल्यू कितना रखो ताकि 1.5 आ जाए, अगर 1 रखोगे तब तो 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब 1 से क्या होना चाहिए, p का वैल्यू कम होना चाहिए। तो q का वैल्यू आपका 0 है और p का वैल्यू आपका क्या, लेस देन 1 होना चाहिए। 1 रखने से तो ये 2 हो जाएगा और इधर 1.5 है, मतलब लेस देन 1 होना चाहिए। तो p का वैल्यू लेस देन 1 है और q का वैल्यू 0 है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 प्लस 0, मतलब आपका आंसर क्या होगा, बिटवीन 0 to 1। ठीक है, बिटवीन 0 and 1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जो द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये तो हम एक चार्ट बनाकर ही आपको दे दिए थे, टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है और दैट इज मोलैरिटी। ये क्वेश्चन जो गलती किया है उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हाउ विल द रेट, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है इस रिएक्शन का, चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज ट्रिपल्ड। हम आपको भी एक थोड़ी देर पहले एक फार्मूला दिए थे, अगर कंसंट्रेशन में चेंज हो तो चेंज इन रेट का फार्मूला। अब हम आपको एक फार्मूला देते हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंज हो तो चेंज इन रेट इज इक्वल टू होता है 1 बाय चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहां पे था ऑर्डर, पावर में आ रहा था ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था उसी का ऑर्डर, लेकिन यहां पर पावर में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये फॉर्मूला अगर आपके सामने है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बोला है हाउ विल रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा अगर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज ट्रिपल्ड। तो चेंज इन रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या किया है, ट्रिपल किया है, तो चेंज इन वॉल्यूम के जगह पे लिख दो 3 और इसके ऊपर में लिख दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में जो पावर है इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 + 1 कितना 2, तो ये आ गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/9। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। 75 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 बोला है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ लिक्विड इफ डेंसिटी इज 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भैया डेंसिटी है 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml, राइट। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डेंसिटी अगर 1.17 ग्राम पर ml है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1.17 ग्राम HCl, HCl ये ना, इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। दो बात पता चल गया अपने को, HCl का वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमसे पूछा है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या होना चाहिए, लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो 1.17 डिवाइडेड बाय 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 ml है, 1 ml मतलब 10⁻³ लीटर हो गया। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 32.05, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आपको एक रिएक्शन दिया है मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये है मेन रिएक्शन, ये 2 स्टेप में हुआ है, एक है फास्ट और एक है स्लो। तो
तो बोला है बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आप क्या करो, आपको पता ही है कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दो, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, राइट। अब अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन में करेक्शन करवा दिया गया होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन लिखो। K इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। यहाँ से आप कंसंट्रेशन ऑफ O निकाल लो। कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब यहाँ पर O के जगह पर इसको पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू हो गया K इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2 इंटू O3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया K इंटू K डैश मान लेते हैं एक नया कांस्टेंट, इंटू O3 का पावर कितना 2A3 हो गया और O2 का पावर कितना -1, तो O3 2 O2 -1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Question number 29, which of the following statement regarding mole fraction of component in a solution is incorrect? सही है। मोल फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करता है, 0 से 1। मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 हो सकता है। नॉन नेगेटिव 0 से 1 तक तो है, तो नॉन नेगेटिव ही होगा। -2 नहीं होगा, तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट और पूछ भी रहा है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, अगेन जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। फिर से वही काम करो, जो स्लो वाला रिएक्शन है उससे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NoCl2 इंटू NO। उसके बाद ये फास्ट वाले रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन लिख लो, NoCl2 डिवाइडेड बाय NoCl2। अब यहाँ से NoCl2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू NO इंटू Cl2। अब इसमें NoCl2 के जगह पर आप ये पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू K इंटू NoCl2 है, इसके जगह पर ये पुट कर दीजिए K इंटू NoCl2। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया K, ये भी कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ही आया। NoCl2 के जगह पर हम लोगों ने पुट किया, ये है K, NoCl2 के जगह पे पुट किया K NoCl2। अच्छा एक ये NO बच गया इधर, तो हमारा आंसर आया NO का पावर 2 Cl2। NO का पावर 2 Cl2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 79 का 1। 80, the number of mole of oxygen in 1 mole of air containing 21% oxygen by volume in standard condition। नंबर ऑफ मोल पूछा है ऑक्सीजन का इन 1 लीटर ऑफ एयर, और 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन कितना है, ओनली 21% बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। इसमें वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, तो 1000 का 21% मतलब 210 ml, राइट। अब पूछा इसमें कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या है ये फॉर्मूला अपने को पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, है ना। ये ml में है, सॉरी ये ml में है, तो इसको भी हम किस में लेंगे, ml में लेंगे, तो 22400 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.0093, हमारा करेक्ट आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 81 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन समटाइम डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको पता ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में
रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो स्टेटमेंट सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है। तो बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. Option number 2 is the correct one. Which of the following mode of expressing concentration is independent of temperature? अभी थोड़ी देर पहले dependent on temperature आया था, अभी independent आया था, तो जो भी मास से रिलेटेड होगा वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, दैट इज मोलालिटी। ऑप्शन नंबर 2, 82 का ऑप्शन होगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय डाइल्यूट एसिड इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। HCl act as catalyst for the hydrolysis, ये भी सही है, but this is not the correct explanation. So if both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84, the correct option for the value of vapor pressure of solution 45 degree Celsius with benzene to octane if molar ratio is 3.2। यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B, है ना। यहाँ पर हमने मान लिया है A है हमारा सॉल्वेंट और B है हमारा सॉल्यूट। यहाँ पर हमारा दिया है क्या क्या? बेंजीन दिया है एंड ऑक्टेन दिया है। तो इस फॉर्मूला को अगर अच्छे से लिखना चाहें तो XB बेंजीन के लिए B P0B और ऑक्टेन के लिए O P0O, इस पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। P इज इक्वल टू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? बेंजीन एंड ऑक्टेन का मोलर रेशियो है 3/2, तो बेंजीन का हो गया 3/5 इंटू बेंजीन का क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 280 प्लस 2/5 इंटू ऑक्टेन का 420। इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 336, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अ कैटलिस्ट इनहैंस द रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट का काम है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कब होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोले थे? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो रिएक्टेंट को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। तो अगर जुगाड़ करने वाला एनर्जी कम होगा तो अच्छा है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, सही है। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सही बात है ये भी, और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। वेरी गुड, सही है। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड सो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज। ये भी सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। आगे क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। बोल रहा है हमारे पास दो लिक्विड है A और B, दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया है PaPb, दोनों का मोल फ्रैक्शन दे दिया है XA और XB। बोल रहा है टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? तो हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू XA को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XB। ठीक है, इधर हो गया P0A। ठीक है, हमारा XA के टर्म में पूछ रहा है ना। अच्छा, तो XA के टर्म में पूछ रहा है, चलिए ठीक है। P0A और इधर हम इसको लिख देते हैं XB P0B। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? P0A माइनस
पी नॉट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नॉट बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस एक्स बी पी नॉट ए, इसको ऐसा लिख दिए। सही है, तो एक तो फॉर्मूला ये हुआ। यहाँ पर हमने एक्स ए के जगह पे क्या रखा? 1 माइनस एक्स बी। वही अगर आप एक्स ए को एक्स ए ही रहने दो, एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स ए कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी कर दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए कर दो। पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए के जगह पर बी कर दिया, बी के जगह पर ए कर दिया। अब आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर लो। तो पी बी यहाँ पर नॉट नहीं है, तो चलो ठीक है, पी बी या तो ये होगा या तो ये होगा, एक्स ए, ठीक है, पी बी माइनस पी ए माइनस पी बी होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 4। 87 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। सही बात है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन? ओके, ये पूछा है क्या होगा इस रिएक्शन का ऑर्डर, तो आपके कॉपी में लिखवाया गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर का। ये आपका एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है और ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, फॉर द रिएक्शन N2 3H2, ये रिएक्शन है, वैल्यू पूछ रहा है माइनस DH2/dt का। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, माइनस dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 DH2/dt इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2 dNH3/dt। राइट, आपसे पूछा है माइनस DH2/dt क्या होगा, तो माइनस DH2/dt क्या होगा? माइनस DH2/dt को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 dNH3/dt। बोलो हाँ या ना? तो 3/2 इंटू dNH3/dt आपके क्वेश्चन में दे के रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से ये गया, आंसर क्या आया? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे पास दो लिक्विड है P और Q, दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया है 80 and 60। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, जब इसका 3 मोल है उसका 2 मोल है। अभी अभी फार्मूला लिखा था, P इज इक्वल टू, यहाँ पर PQ के टर्म में है तो लिखते हैं फार्मूला XP P नॉट P प्लस XQ P नॉट Q। मोल फ्रैक्शन P का कितना होगा? द टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, P का कितना मोल है? 3, तो 3 बाय टोटल मोल कितना? 2, तो ये 5, और P का कितना है? 80 वेपर प्रेशर, प्लस 2/5, Q का वेपर प्रेशर कितना है? 60, देख लो, 16, 12, ये हो गया 48, ये हो गया 24, आंसर कितना आ गया? 72। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेमी फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड, कुछ नहीं है, Br2 का पूछा है, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ Br-, तो भैया इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ Br- क्या लिखोगे? -1/5 d Br- डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू Br2 के टर्म में क्या लिखोगे? 1/3 dBr2 डिवाइडेड बाई dt, यही लिखोगे ना?
है ना। तो dBr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 ऊपर चला गया, -3/5 dBr माइनस डिवाइडेड बाई dt। तो dBr2 इज इक्वल टू क्या, -3/5 -3/5 92 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4, -3/5 यस, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93, हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज दिस। इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर, और बोल रहा है हाफ लाइफ टी हाफ है 100 सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k, राइट, ए नॉट बाई 2k। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू हो गया ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ। सब कुछ आपको पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.02, टी हाफ का वैल्यू कितना है 100। इसको सॉल्व करिए तो 93 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0001। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 94, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस एट हाई प्रेशर। आपको बोले थे लो प्रेशर होने से होता है, लो प्रेशर होने से फर्स्ट ऑर्डर, और हाई प्रेशर होने से क्या होगा, जीरो ऑर्डर। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, 94 का 3। 46, when initial concentration of reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected। बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इज इक्वल टू होता है ln2/k। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर दो टी हाफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। 95 का ऑप्शन नंबर 1। 96, एक रिएक्शन है, इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगा, करो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ऑर्डर कितना, जीरो। तो जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता ही नहीं है। तो 96 का ऑप्शन होगा 2। 97, बोल रहा है ये P क्या है, तो याद रखिएगा इस P का नाम होता है स्टेरिक फैक्टर, ये याद रखने का चीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट आपको दे दिया है, रेट 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड रेट कांस्टेंट के भी दे दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। दैट कंसंट्रेशन ऑफ N2O एट द टाइम, एट दैट टाइम विल बी। तो क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है के यूनिट से पता चल रहा है कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर कितना, 1 क्यों लिखा, क्योंकि के यूनिट से पता चल गया कि ये कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, इसीलिए इसका पावर दे दिए 1। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू क्या हो गया, R/K। R आपको पता है, K आपको पता है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 मोलर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.12, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 16 सेकेंड इज। हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। हाफ लाइफ टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो बोल रहा है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 सेकेंड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितना है 0.12, तो बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 16 सेकेंड। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.12 है, ठीक है, और हाफ लाइफ टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो सिंपल सा 4 सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.06, आधा। अनदर 4 सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो बचा है उसका हाफ कर दो 0.03। अनदर 4 सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.015, सही है। और अनदर 4 सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से इसका आधा कर दो 0.0075, ठीक है कि नहीं। तो 4 सेकेंड के बाद इतना हुआ, अनदर 4 सेकेंड के बाद इतना, अनदर 4 सेकेंड के बाद इतना, अनदर 4 सेकेंड के बाद इतना, हाफ लाइफ मतलब हाफ करते चले जाओ जो बचा है उसका। तो 4, 8, 12, 16 मिनट के बाद या 16 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 0.0075। इतना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। एक टफ क्वेश्चन हम लोगों ने तुरंत सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। रेट नीचे में रेट एट T डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो इधर T प्लस डेल्टा T कर देते हैं इज इक्वल टू अल्फा का पावर डेल्टा T बाई 10। शायद आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। नीचे में अगर आप मान लो कि 10 डिग्री ले रहे हो और ऊपर में ले रहे हो 90 डिग्री, तो यहाँ पर 10 प्लस डेल्टा T मतलब दोनों टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस। तो अगर नीचे में 10 डिग्री ले रहे हो, ऊपर में 100 डिग्री ले रहे हो, तो अल्फा का पावर क्या होगा डेल्टा T, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस 90/10 कर देंगे। सिंपल, इस फॉर्मूला को ऐसे ही यूज करते हैं। तो नीचे में हमारा कितना बोला है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। अल्फा का वैल्यू कितना है 2, ये आपका किसका वैल्यू हो गया अल्फा का। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, तो नीचे ले लो 10 डिग्री, ऊपर ले लो 100 डिग्री, तो अल्फा का पावर कितना आ गया, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 90 डिवाइडेड बाई कितना 10, और अल्फा का वैल्यू तो हम बता ही दिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। तो भैया रेट एट 100 रेट एट 10 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना 9, 2 का पावर 9 कितना होता है 512, तो ये हो गया 512। तो रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, जो 10 डिग्री का रेट है 10 डिग्री पर जितना होगा रेट, उससे 512 टाइम्स ज़्यादा। या चलो एक स्टेप और लिख लो, रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 512 टाइम्स ऑफ रेट एट 10 डिग्री सेल्सियस। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो क्लासरूम में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, हम आपको बता देंगे जो भी डाउट है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।